वालेकुम बच्चों। अब आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे पास कौन सा है। पहले हमने पढ़ा है काइलोमाइक्रोन का मेटाबॉलिज्म, अब वीएल डीएल का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। ठीक है, काइलोमाइक्रोन में क्या था, इंटेस्टिन में बना था, उसने गया कहाँ पे था, पेरिफेरल टिश्यूज़ में गया था, वहाँ से जो रेमनेंट बचा था वो आके लिवर में रह गया था। अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे जो चीज़ बननी है ना वो बननी ही लिवर में है। ठीक है, लिवर से बन के जो है वो कैपिलरीज में जाना है और जो है ना टिश्यूज़ में जाना है, और टिश्यूज़ से एंड पे जाके ना जो रेमनेंट रह जाता है वो या तो एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में भी जा सकता है या फिर लिवर में वापस भी जा सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। ठीक है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ है, लिवर में, जबकि पिछले वाले की कहाँ पे थी, इंटेस्टिन के सेल्स में थी काइलोमाइक्रोन की। उसके बाद ये कि अब इसके अंदर कितनी इसकी कंपोजिशन क्या होती है। इसमें सबसे पहले तो ये कि टैग होता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60% बना रहा होता है। अब उसका काम क्या होता है, उसको कैरी करके लेके जाना होता है इस लिपिड को फ्रॉम द लिवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यूज तक जाना होता है। ठीक है, ये इसका काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है इस VLDL का। उसके बाद ये कि कुछ कंडीशन में ना अगर इम्बैलेंस हो जाता है हिपैटिक टैग सिंथेसिस का और सिक्रेशन ऑफ VLDL का, क्या है कि टैग हिपैटिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, VLDL की सिंथेसिस हो नहीं रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा VLDL जो है ना वो या तो निकल नहीं पा रहा या बन नहीं पा रहा, उसकी सिक्रीशन नहीं हो रही। जब नहीं हो पाती ना तो ये टैग लिवर में अकोमोडेट करना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कि कौन सी कंडीशन है जो ये ज़्यादा करती हैं VLDL की सिंथेसिस की सिक्रेशन को ख़राब करती हैं, ये सारा कुछ करती हैं। उसमें हमारे पास ना ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ये तो हमने बना लिया। अब हम नेक्स्ट जाएंगे कि इसकी सिंथेसिस कर कैसे रहे हैं लिवर में। उसके लिए हम स्क्रीन पे जाना पड़ेगा हमें, बुक पे। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको बताया कि इसकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है। इसकी सिंथेसिस हो रही है लिवर के अंदर। ठीक है, लिवर में हो रही है। तो आपको यहाँ पे एक नई सी चीज़ नज़र आ रही है, ApoB100। ApoB100 का कॉन्सेप्ट आपको मैंने पिछली वीडियो काइलोमाइक्रोन वाली में बताया कि इसमें कैसे हो रही है सिंथेसिस एपोलिपोप्रोटीन की। तो ट्रांसलेशन अगर उसकी 48% ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो ApoB48 है, और अगर उसकी 100% ट्रांसक्रिप्शन होती है तो ApoB100 है। उसके बाद जो मैंने बताया था C2 और ApoA, ये दो चीज़ें कहाँ से, ApoE, ये दोनों चीज़ें कहाँ से आ रही थी, HDL से आ रही थी। यहाँ पे बनेगा ये, इसमें टैग कंटेंट वगैरह भी होता है, लेकिन ये कि काइलोमाइक्रोन से कम होता है। अब क्या यहाँ पे गया है तो क्या हुआ, ApoC और ApoC2 और ApoE दोनों HDL से आएंगे इसके साथ बाइंड करके, लेकिन एंड पे इन्होंने वापस निकल जाना है। इस C2 ने तो वैसे निकल जाना है, ApoE जो है वो रिसेप्टर ढूंढने के लिए रोल प्ले करता है। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो है ना ये चीज़, ये VLDL है। ठीक है, अब ये VLDL ने क्या करना है, सर्कुलेशन में जाना है, कैपिलरीज में जाना है, वहाँ जाके इसने क्या करना है, लिपोप्रोटीन लाइपेज वाला काम वही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला। इसने क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसको एक्टिवेट किसने कराना है, C2 ने। C2 ने इसको एक्टिवेट करवाना है। ये एक्टिवेट हो गया तो इसने क्या करना है, फ्री फैटी एसिड बना देना है और ग्लिसरॉल बना देना है। फ्री फैटी एसिड जो है ना वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में चले जाएंगे, जबकि ग्लिसरॉल जो है ना वो लिवर में जाके उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी या किसी और फैटी एसिड सिंथेसिस में रोल प्ले कर सकता है, डिफरेंट काम कर सकता है। अब उसके बाद ना इसका जो चीज़ें निकालने के बाद रेमनेंट जो बचता है उसको हम कहते हैं आइडियल। आइडियल क्या होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इंटरमीडिएट डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन्स होती है ना उसमें अब क्या होता है कि अब ना एक्सचेंज होना है थोड़ा बहुत। क्या होता है कि HDL के साथ ना इसकी थोड़ी लेन देन होती है, वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे क्या होता है कि VLDL और HDL इनके दरमियान ना थोड़ी ना आपस में एक्सचेंज होता है टैग का। ये ना क्या करता है, इसके पास टैग बहुत ज़्यादा ना VLDL के पास, ये कहता है थोड़ा सा मैं टैग ना HDL को दे दूँ और टैग्स HDL से ना थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ले लूँ। ये एक्सचेंज होता है दोनों के दरमियान। अब इसको एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास एक चीज़ चाहिए होती है, एक एंजाइम चाहिए होता है। उस एंजाइम को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। अब इसने क्या करना है, टैग को VLDL से ट्रांसफ़र करना है इनटू HDL, और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को उधर थोड़ा सा ना, ताकि बैलेंस हो सके, थोड़ा सा इसमें कम हो सके, इसमें जो है वो थोड़ा सा टैग आ सके, इस तरह की थोड़ी सी एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये जो सारी कहानी हो रही है, इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो बनता है ये इंटरमीडिएट वाला। ठीक है, आइडियल। ठीक है, अब आइडियल के बाद क्या होता है, आइडियल के बाद ना ये C2 और E ये दोनों HDL से आए होते हैं, तो ये वापस HDL के पास ही चले जाते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे पास अब क्या बचा है, हमारे पास सिर्फ ApoB100 बचा है सरफेस के ऊपर। उसके बाद जो है वो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, कोलेस्ट्रॉल और टैग। अब देखो टैग इसमें बहुत कम हो गया। एक तो ये कि वो पेरिफेरल टिश्यूज़ को दिया है, दूसरा ये कि इसने HDL के साथ एक्सचेंज कर लिया है। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर क्यों बढ़ा हुआ है, ये इसने कहाँ से लिया है, ये इसने HDL से लिया होता है। अब ये जो बनी है ना चीज़, इसको हम नाम दे रहे हैं ये LDL है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या करना है, इसके पास अब दो ऑप्शन हैं, या तो ये
पेरिफेरल एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में जा सकता है या फिर हेपेटिक टिश्यूज़ में जा सकता है, लिवर में या फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ में। एक तो ये कि अगर बाइंड करता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज़ के साथ ऑन द लिवर या फिर लिवर के साथ, वहाँ पे जाके इसने क्या करना है, इसने एंडोसाइटोसिस करना है, या यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ये होल कहानी जो थी ना वो चल रही थी इस पूरी VLDL की कहानी में। उसके बाद ना यहाँ पे एक डिज़ीज़ थी, वो ये कि जो है ना एपोई वगैरह की कहानी थी, कन्वर्जन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हो रही है ना, वो उसकी बात थोड़ी सी करनी है। ये जो नीचे कहानी बताई थी मैंने ये वाली, इसकी थोड़ी सी बात डिस्कस करनी है। वो ये कि ये जो कन्वर्जन हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, VLDL की कन्वर्जन हो रही है इनटू प्लाज्मा, इन द प्लाज्मा टू LDL, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनती है, ठीक है। उसके बाद ये कि आइडियल जो है वो लिवर के अंदर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और जो है ना वो रिसेप्टर के साथ जो बाइंड करता है ना एंडोसाइटोसिस के लिए, तो वो क्या कौन सा एपो यूज़ कर रहा होता है, एपो सॉरी ऊपर यहीं पे बात कर रहे थे, यहाँ पे एंडोसाइटोस होने के लिए ना। अच्छा मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ना इन्होंने जो बात की है ये एपो ई की बात की है कि इसको हमने निकाल देना है, लेकिन यही एपो ई जो है ना वो यहाँ पे बाइंडिंग के लिए रोल प्ले करता है। आई थिंक उसको निकालना नहीं चाहिए था। तो खैर जो भी इन्होंने यहाँ पे बनाया है, लेकिन ये कि जो है ना नॉर्मली जो है ना ये एंडोसाइटोसिस में ही रोल प्ले करता है। इस एपो ई की बात कर रहे हैं। एपो ई की ना 3 आइसोफॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस करनी है। एपो ई है ना, इसकी 3 आइसोफॉर्म्स हैं। एक तो E1 है, E2 है और E3 है। अब जो एपो ई है ना, जो नॉर्मली 3 आइसोफॉर्म्स में प्रेजेंट है ना, सबसे लीस्ट कॉमन जो होता है, लीस्ट कॉमन जो इतना कॉमन नहीं होता, वो E2 होता है, ठीक है। E2 नॉर्मली बहुत कम होता है। सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, ये E3 सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है E4, सॉरी E1 लिख दिया, E4 होता है। अब जो E4 होता है ना वो और एपो E2, ठीक है, ये जो है ना अपने रिसेप्टर के साथ ये रिसेप्टर्स हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक हैं जो लिवर में है, इनके साथ ना बहुत पोरली बाइंड करते हैं। 2 और 4 की इतनी बनती नहीं है, लेकिन 3 जो है ना बहुत झट से बाइंड कर जाता है। इसलिए हमें कौन सा वाला चाहिए होता है, हमें एपो E3 चाहिए होता है, जबकि एपो E2 और E4 जो है ना वो नहीं चाहिए होते, वो बहुत मुश्किल से बाइंड करते हैं। अब अगर डेफिशिएंसी हो जाती है इस E2 की, एक मिनट सॉरी इसको मिटा रही हूँ। अब देखो एंड पे जाकर जो बाइंड करना है ना वो अब मसला क्रिएट करता है। अब क्या है कि ना उन्होंने कहा एक बंदा है जो कि होमोजाइगोट है फॉर E2 आर डेफिशिएंट इन क्लियरेंस ऑफ जो है ना IDL एंड काइलोमाइक्रोन डोमिनेंट, जिसके जो बंदा होमोजाइगोट है ना E2 के साथ, E2 के लिए उसके अंदर जिसके अंदर E2 ज़्यादा कॉमन है, E3 की जगह E2 रोल प्ले कर रहा है, तो उन बंदों के अंदर ना क्या होता है कि जो आइडियल है ना उसकी क्लियरेंस नहीं हो पाती। आइडियल की क्लियरेंस के लिए क्या चाहिए होता है, ये E2 की बजाय E3 होना चाहिए, ताकि वो फ़ौरन से बाइंड करे हिपैटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के साथ और आराम से निकल जाए। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आइडियल और काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स जो हैं रेमनेंट्स वो क्लियर नहीं हो पाते, और वो क्लियर नहीं हो पाते उन बंदों के अंदर जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं फेमिलियल टाइप 3 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, या फिर फेमिलियल डिस बीटा लिपोप्रोटीनीमिया, या ब्रॉड बीटा डिजीज़ के 3 नाम हैं, ठीक है। अब उस ब्रॉड बीटा डिजीज़ में क्या होता है, अब ये ना रेमनेंट्स नहीं क्लियर हो रहे, मसला ये है। अब उसमें क्या हो रहा है कि ब्रॉड बीटा डिजीज़ है। ब्रॉड बीटा डिजीज़ में क्या है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद ना प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें क्या आ जाती है, इसमें ना जो एपो E4 आइसोफॉर्म है ना वो क्या करती है, वो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी बढ़ाती है एट अर्ली एज लेट ऑनसेट फॉर्म ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। ये E2 की वजह से हो रहा है ना, जो E4 है ना वो क्या करती है अल्जाइमर डिजीज़ के चांसेस बढ़ा देती है, ये काम होता है। उसके बाद जो है ना ये कुछ बातें हो गई। उसके बाद अगर आपने पढ़नी है ना ये एपो लिपोप्रोटीन्स के बाद इसकी डिजीज़ भी यहाँ पे नहीं दी हुई, वो आपको एक टेबल मिलेगा, या तो हार्पर से मिलेगा आपको टेबल, जिसमें आपने हाइपर लिपोप्रोटीनीमियाज और हाइपर लिपोप्रोटीनीमियाज करने हैं, ठीक है। वो आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, हार्पर से करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ, उसका टेबल है हाइपर और हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया का, वो बहुत अच्छे से करना है, उसमें से आता है। उसके बाद आ जाती है आपके पास LDL जो है वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ।